हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई नोट्स। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है जल के स्रोत, उपयोग और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी पर जल वितरण यानी किस प्रकार से जल का वितरण हुआ है पृथ्वी पे। पृथ्वी पर पानी की कुल उपलब्ध मात्रा अथवा भंडार को जलमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर पानी की जो कुल उपलब्ध मात्रा है उसको जलमंडल कहते हैं। पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। ये देखो, जब भी तो इसको नीला ग्रह कहते हैं, पानी पानी दिखता है ना, इसलिए। इसका 97% समुद्रों में है जो कि खारा है और पीने के काम नहीं आ सकता। जो 97% पानी है वो तो समुद्र में है और वो खारा है, इसलिए वो पीने के काम नहीं आता है। पृथ्वी का केवल 3% जल ही पीने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें से 2.4% ग्लेशियरों और उत्तरी और दक्षिण ध्रुव में जमा हुआ है। जो 2.4% पानी है वो ग्लेशियरों और उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में जमा हुआ है। केवल 0.6% पानी नदियों, झीलों और तालाबों में है जिसे इस्तेमाल किया जा सकता है। और जो विश्व जल दिवस है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। अब इसमें देखो, ये जो पानी है इसमें दिखा रखा है, देखो, टोटल वाटर ऑन अर्थ है ये। और जो 97% पानी है वो समुद्रों में है और ये सोलिन वाटर है, ओशियंस यानी महासागरों में है। और जो 3% वाटर है वो फ्रेश वाटर है। तो ये है। आगे है मीठे जल के उपयोग, यूजेज ऑफ फ्रेश वाटर। कृषि उपयोग। पृथ्वी पर कुल जल उपयोग का लगभग 60% जल सिंचाई के लिए उपयोग होता है। औद्योगिक उपयोग यह लगभग 15% है। और घरेलू उपयोग में इसमें पीने का पानी, स्नान, खाना पकाने, स्वच्छता और बागवानी इत्यादि शामिल है। इसमें कुल जल उपयोग का लगभग 15% हिस्सा आता है। जो जल है उसका लगभग 15% जो हिस्सा है वो घरेलू उपयोग में काम में लिया जाता है। और देखो, मनोरंजन के लिए भी जल के उपयोग क्या क्या है। मनोरंजन के लिए प्रयोग होने वाला जल कुल जल प्रयोग का एक बहुत छोटा हिस्सा है, जैसे वाटर पार्क, रिवर राफ्टिंग आदि। तो जो मीठे जल के उपयोग थे वो है कृषि में उपयोग लिया जाता है, औद्योगिक उपयोग है इसका, घरेलू उपयोग में काम में लिया जाता है और मनोरंजन के लिए। तो ये है मीठे जल के उपयोग। आगे हैं जल के कौन कौन से स्रोत हैं, हमें कहाँ से जल मिलता है, कहाँ से जल प्राप्त होता है। सोर्सेज ऑफ वाटर। मीठे पानी के प्राकृतिक स्रोत कुएं, बावड़ी, तालाब, झीलें, ग्लेशियर के रूप में जमी बर्फ, नदियां तथा उन पर बने बांध हैं। आजकल नलकूप और सब सबमर्सिबल द्वारा भी मीठा पानी प्राप्त किया जाता है। जल चक्र, वाटर साइकिल। ये देखो, पिक्चर के माध्यम से आपको पता चल रहा है वाटर साइकिल से। देखो, ये है, देखो पवन है यहाँ पे, और ये देखो संघनन एवं बादल बन रहे हैं यहाँ पे। महासागर से वाष्पीकरण हो रहा है, फिर ये बादल बन रहे हैं, फिर पवन है, यहाँ देखो बादलों से वर्षा हो रही है। ये देखो हिम है यहाँ, फिर जल बहाव हो रहा है, ये पानी देखो झीलों में आ रहा है, वर्षा का पानी इधर से। फिर ये धरातल पे भूमिगत जल है इधर ये। और वायुमंडल की कुल जलवाष्प का लगभग 80% भाग महासागरों से प्राप्त होता है। अब देखते हैं जल चक्र क्या होता है।
पृथ्वी पर उपलब्ध जल के एक रूप से दूसरे में परिवर्तित होने और एक भंडार से दूसरे भंडार या एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करने की चक्रीय प्रक्रिया है, जिसमें कुल जल की मात्रा का क्षय नहीं होता, बस रूप परिवर्तन और स्थान परिवर्तन होता है। अतः यह प्रकृति में जल संरक्षण के सिद्धांत की व्याख्या है। तो यह है जल चक्र। आगे है तालाब। जैसलमेर के राजा गढ़सी ने 650 साल पहले लोगों के साथ मिलकर गढ़सीसर तालाब बनवाया था। गढ़सीसर में सर का अर्थ है तालाब। सर का अर्थ होता है तालाब। इसके दोनों तरफ पक्के घाट सजे हुए हैं। बरामदे, कमरे, बड़े हॉल और बहुत सी चीजें हैं। ये देखो, आपको पिक्चर के माध्यम से पता लग रहा होगा, ये गढ़सीसर सरोवर है, जैसलमेर में स्थित है और राजा गढ़सी ने इसको बनवाया है। और इसके दोनों तरफ देखो ये पक्के घाट हैं और यहाँ पे बरामदे, कमरे, बड़े हॉल, बहुत सी चीजें हैं। ये देखो इधर से दिख रहा है। तालाब इस तरह बनाया गया था कि जब वह पानी से भर जाता तब बाकी पानी बहकर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता। जब वह भी लबालब हो जाता तो पानी तीसरे तालाब में चला जाता। इस तरह 9 तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए थे। जमा किए गए पानी का साल भर प्रयोग किया जाता था और पानी की कोई कमी नहीं होती थी। आज गढ़सीसर का उपयोग नहीं है। 9 तालाबों के रास्तों में मकान और कॉलोनियां बन गई है। यहाँ इकट्ठा होने वाला पानी अब तालाब की तरफ न जाकर बेकार बह जाता है। आगे है धड़की माई। ये राजस्थान के अलवर जिले की रहने वाली है। इस गांव की औरतों का पूरा समय घर के कामों और जानवरों की देखभाल में चला जाता था। कभी कभी तो जानवरों के लिए कुओं से पानी खींचने में पूरी रात लग जाती थी। जब गर्मियों में कुएं भी सूख जाते तो गांव छोड़ना पड़ता था। ये दड़की माई है, ये राजस्थान के अलवर जिले की रहने वाली है और वहाँ की जो लेडीज हैं उनका पूरा समय घर के कामों और जानवरों की देखभाल में चला जाता था। और कभी कभी तो कुएं से पानी खींच के भी जानवरों को पिलाना पड़ता था। और गर्मियों में कुएं भी सूख जाते थे तो ये गांव छोड़ देते थे। दड़की माई की पहल पर तरुण भारत संघ नामक संस्था ने लोगों के साथ मिलकर तालाब बनाया, जिससे वहां की पानी की समस्या खत्म हो गई। ये देखो, जो तरुण भारत संघ है नामक संस्था के जो लोग हैं उन्होंने मिलकर तालाब बनाया और वहां पानी की समस्या खत्म हो गई। आगे है अल बिरूनी। अल बिरूनी का जन्म आज के उज्बेकिस्तान में सन 973 ईस्वी में हुआ था। अल बिरूनी 1000 से भी ज्यादा साल पहले भारत की यात्रा पर आए थे। ये एक विद्वान, लेखक, वैज्ञानिक, धर्मज्ञ तथा विचारक थे। भारत में रहते हुए उसने भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया और 1030 में किताब अल हिंद नामक किताब लिखी। और इन्होंने किताब लिखी भारत के विषय में। तो ये है, किताब का नाम है किताब अल हिंद। अल बिरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीजों और जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा। अल बिरूनी ने उस समय के तालाबों के बारे में लिखा कि यहाँ के लोग तालाब बनाने में माहिर हैं। ये बहुत बड़े बड़े पानी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाते हैं। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियां की लंबी कतारें भी होती है। और इन्होंने तालाबों के बारे में लिखा कि यहाँ भारत के लोग तालाब कैसे बनाते हैं और ये लोग तालाब बनाने में माहिर हैं। और उन्होंने जिस प्रकार से तालाब बनाया उसका यहाँ पे व्याख्यान किया है इन्होंने। आगे है राजस्थान। राजस्थान में जैसलमेर के अलावा बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ बहुत कम बारिश होती है और साल में 10-12 दिन ही बारिश होती है। कई बार इससे भी कम होती है। राजस्थान में पानी की हर बूंद बहुत दुर्लभ और कीमती है।
इन कीमती बूंदों को इकट्ठा करने के लिए तालाब और जोड़ बनाए गए। सीढ़ीदार कुआं, बावड़ी पानी इकट्ठा करने का एक अलग तरीका है। इसमें सीढ़ियां जमीन के नीचे कई मंजिल तक जाती है। पानी ऊपर से खींचने की बजाय लोग खुद पानी तक पहुंच सकते हैं, इसलिए इसे सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं। ये देखो बावड़ी का शेप आपको दिख रहा होगा। देखो जमीन से सीढ़ियां हैं इसमें, फिर ऊपर से आती आती ये ऊपर आ रही है सीढ़ियां। और ये सीढ़ियां होती है जमीन से नीचे कई मंजिल तक होती है ये। और पानी बावड़ी में खींचते नहीं है, इसमें लोग यहाँ से चढ़ के और नीचे पानी के पास पहुंच के और पानी भर लेते हैं। इसे सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं। ये बावड़ी है और ये कुआं है। आगे है टांका। राजस्थान में पानी की कमी इसलिए बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं टांका बना करके। पानी की कमी है राजस्थान में, इसलिए बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं। और पानी जिसमें इकट्ठा करते हैं उसको बोलते हैं टांका। आंगन में गड्ढा बना करके उसको पक्का बनाकर टांका बनाते हैं। टांके को ढक्कन से बंद रखते हैं। टांके के लिए घर की छत को ढलवा बना देते हैं, जिससे छत पर गिरा बारिश का पानी नाली के द्वारा टांके में इकट्ठा हो सके। छत की नाली पर जाली लगा देते हैं, जिससे कूड़ा कचरा टांके में न जा सके। ये देखो यहाँ पे ये छत बनवा रखी है, ये स्लोप वाइज बनाई है, इसका ढलान किया है। और ये नाली है इधर से, और ये पानी जा रहा है इसमें। आंगन के नीचे टांका है और ये ढक्कन है, इधर से जा रहा है ये पानी। और यहाँ देख सकते हो पिक्चर में, ये देखो टांका बना रखा है जमीन में से नीचे से ही, और ये ऊपर इसके ढक्कन लगा रखा है। तो यह है टांका, राजस्थान में बनाया जाता है, पानी की कमी है इसलिए। 1986 में जोधपुर और उसके आसपास के इलाकों में जब सूखा पड़ा था, तब भूली बिसरी बावड़ियों को एक बार फिर से याद किया गया। मोहल्ले के लोगों ने मिलजुल कर बावड़ी में से 200 ट्रक से भी ज्यादा कूड़ा निकाला। बावड़ी में फिर से प्यासे शहर को पानी पिलाया। इसीलिए चंदा भी मोहल्ले वालों ने ही दिया। कुछ साल बाद फिर से अच्छी बारिश हुई और पानी की परेशानी कम हुई, लेकिन अब फिर से बावड़ियों को भुला दिया गया है। आगे है भीमा संघ। भीमा संघ कर्नाटक के होलगुंडी गांव की एक पंचायत का नाम है। इस पंचायत में बड़ों के साथ बच्चे भी हैं। बच्चों की पंचायत का नाम है भीमा संघ। जो बच्चों की पंचायत है कर्नाटक के होलगुंडी गांव में, उसको भीमा संघ के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक के होलगुंडी गांव के लोगों को पानी की कमी की आदत पड़ गई थी और बारिश के दिनों में ही कुओं में पानी रहता था। पहाड़ी के ऊपर एक टंकी थी जिसमें बारिश का पानी भरा रहता था, लेकिन अब टंकी कीचड़ पत्थरों से भी भरी थी। बच्चों की पंचायत का नाम है भीमा संघ। उन्होंने सबसे पहले टंकी को साफ किया, फिर उसकी दीवार की दरारों को भरकर उसे मजबूत बनाया। आसपास नए छायादार पेड़ लगाए और पुराने पेड़ों को पानी दिया, घास भी लगाई। जो बच्चों ने क्या क्या काम किया वो सब यहाँ पे बताया गया है। इससे गांव के कुएं और तालाब में पानी आ गया और पानी की समस्या खत्म हो गई। ये देखो बच्चों की पंचायत है, इधर देखो बड़े भी हैं बच्चे भी हैं। और जो बच्चे की पंचायत होती है उसको भीमा संघ का नाम दिया गया है। आगे है पानी से जुड़े रिवाज। पानी से जुड़े अलग अलग रिवाज हैं कई। पानी से जुड़े कई रिवाज, त्योहार और जश्न है। जैसे उत्तराखंड में दुल्हन झरने या तालाब पर जाकर सिर झुकाती है। ये देखो नई नवेली दुल्हन है और तालाब के पास या जाके सिर झुका रही है, देखो पूजा कर रही है। इंद्रधनुष, रेनबो। आकाश में संध्या समय पूर्व दिशा में उत्तर तथा प्रातः काल पश्चिम दिशा में वर्षा के बाद एक रंगीन विशालकाय वर्ताकार वक्र कभी दिखाई देता है।
वर्षा के बाद संध्या के समय में तो पूर्व दिशा में और सुबह के समय प्रातः काल में पश्चिम दिशा में दिखाई देता है। विशालकाय रंगीन वृत्ताकार, यह इंद्रधनुष कहलाता है। ये देखो बारिश के बाद में, ये देखो आपको दिख रहा होगा पिक्चर के माध्यम से वृत्ताकार, ये देखो। वर्षा अथवा बादल में पानी की सूक्ष्म बूंदों अथवा कणों पर पड़ने वाली सूर्य किरणों का विक्षेपण, डिस्पर्शन ही इंद्रधनुष के सुंदर रंगों का कारण है। और सूर्य की किरणें वर्षा की बूंदों से अपवर्तित तथा परावर्तित होने के कारण इंद्रधनुष बनाती है। जो सूर्य की किरणें हैं वो वर्षा की बूंदों से अपरिवर्तित या परावर्तित होकर होने के कारण इंद्रधनुष बनाती है। इंद्रधनुष सदा दर्शक की पीठ के पीछे सूर्य होने पर ही दिखाई पड़ता है। यह है इंद्रधनुष के बारे में। आगे है घनत्व। किसी पदार्थ के घनेपन की माप है। यह इंगित करता है कि कोई पदार्थ कितना घना बना हुआ है। नींबू साफ पानी में डूब जाता है, लेकिन पानी में नमक मिलाने पर उसमें तैरता रहता है, क्योंकि नमक मिलाने से पानी का घनत्व बढ़ जाता है। कई बार हम प्रयोग करते हैं कि पानी ले लिया कटोरे में और इसमें नमक डाल दिया और उसमें हम नींबू डाल देते हैं, एक नींबू, तो वो पानी के ऊपर आ जाता है, नीचे नहीं, पेंदे में नहीं जाता बर्तन में। तो उससे क्या होता है, पानी का घनत्व बढ़ जाता है नमक से। आगे है मृत सागर, डेड सी। मृत सागर का पानी सबसे ज्यादा खारा होता है। मृत सागर समुद्र तल से 418 मीटर नीचे दुनिया का सबसे निचला बिंदु कहा जाने वाला सागर है। इसे खारे पानी की सबसे निचली झील भी कहा जाता है। मृत सागर के 1 लीटर पानी में 300 ग्राम तक नमक मिल सकता है। जो मृत सागर है उसका जो 1 लीटर पानी होता है उसमें 300 ग्राम नमक मिल सकता है। मृत सागर के पानी का घनत्व ज्यादा होने के कारण लोग उसमें डूबते नहीं हैं और उसमें हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे लेटे हो। ये देखो मृत सागर है, इधर पिक्चर में दिख रहा होगा आपको, और इधर भी मृत सागर की पिक्चर में देखो, ये व्यक्ति अखबार पढ़ रहा है लेटा लेटा। और ये मृत सागर वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया है, सीटेट के एग्जाम में 1-2 बार पूछा गया है ये, कि 1 लीटर पानी में कितना नमक मिल सकता है, तो वो है 300 ग्राम। आगे है दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह। यह घटना 1930 की है। भारत की आजादी से पहले बहुत सालों से अंग्रेजों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई हुई थी। ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लागू कर दिया था। इस कानून से तो लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे। भला बताओ नमक जैसी चीज के बिना गुजारा कैसे हो। लोगों को मजबूरों में दुकानों से महंगा नमक खरीदना पड़ता था। इस बात से लोग बहुत नाराज थे। गांधी जी का कहना था, जो चीज हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी। इन लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा। ये देखो दांडी यात्रा पे जा रहे हैं गांधी जी, इधर पिक्चर के माध्यम से पता चल रहा होगा आपको। और ये दांडी यात्रा कहाँ से स्टार्ट की थी, अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक। और ये दांडी यात्रा की घटना है वो 1930 की है। आगे है नमक बनाने के लिए समुद्र के पानी को जमीन पर क्यारियों में भर दिया जाता है। तेज धूप में पानी सूख जाता है और नमक के ढेर वहीं रह जाते हैं। इधर देखो नमक कानून के खिलाफ शुरू हुआ था दांडी सत्याग्रह है। 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक चला था ये। और ये देखो इधर से है इसका स्टार्टिंग, और ये अहमदाबाद से स्टार्ट हुआ था और ये चल के दांडी पहुंचा था। और इसके रास्ते में देखो ये जगह आई थी, ये सिटी आई थी इसके रास्ते में।
तो फ्रेंड्स, आज का हमारा लेक्चर था जल के स्रोत, कहाँ कहाँ से हमें जल प्राप्त होता है पीने का, और जल के कौन कौन से उपयोग होते हैं, मीठा पानी कितना है पृथ्वी पे, और जो खारा पानी है उसका प्रतिशत कितना है, इन सब के बारे में हमने जान लिया। और आई होप आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।